रीबर्थ ऑफ माई कोल्ड किंग रीबर्थ 6 रात का वक्त। हवेली। शिवन्या धीरे धीरे होश में आती है। उसे अपने सिर पर काफी तेज दर्द हो रहा था। शिवन्या उठकर बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तब उसे एहसास होता है कि वो रक्षित के कमरे में थी। शिवन्या अपने सिर पर हाथ रखे अपनी नशीली आंखों से इधर उधर देखने लगती है तो उसकी नजर सोफे पर बैठे रक्षित पर जाती है, जो कि अपनी ओलिव ग्रीन आइज से शिवन्या को बुरी तरीके से घूर रहा था। शिवन्या बिस्तर से उतरने की कोशिश करते हुए बोली, मैं यहाँ कैसे आए? आह। ये कहते हुए शिवन्या को अपने कमर पर बहुत तेज दर्द होता है। शिवन्या अपनी कमर पर दर्द महसूस कर रक्षित की तरफ देखने लगती है तो रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, क्या हुआ सपोली, तुम्हें दर्द हो रहा है? शिवन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, क्या हुआ हम दोनों के बीच? तुमने मेरी बेहोशी का फायदा उठाया। रक्षित शिवन्या रिएक्शन पर मन में बोला, क्या ये औरत पागल हो गई है? लेकिन लगता है मजा आएगा। ये सोचते हुए रक्षित सोफे से खड़ा हो शिवन्या की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, फायदा तो तुमने उठाया सपोली मेरा। कह रही थी मैं बहुत हॉट हूं और तुमने मुझे किस करने की कोशिश की, मैं तो वैसे भी बेशर्म हूं, फिसल गया। शिवन्या जोर जोर से रोते हुए बोली, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? बिना लड़की की मर्जी के उसके साथ तुम ये सब कैसे कर सकते हो? रक्षित शिवन्या के पास आ उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, सपोली, मुझे एक लड़की की बराबर मर्जी मिली थी और उससे भी जरूरी मैंने एक लड़की के साथ नहीं अपनी बीवी के साथ रोमांस किया है। ये कहते हुए रक्षित शिवन्या को मिरर की तरफ इशारा करता है। शिवन्या मिरर की तरफ देखती है तो उसकी नजर अपने मांग में लगे सिंदूर और गले में पहने मंगलसूत्र पर जाती है। शिवन्या हैरानी से रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, ये सब कब हुआ? रक्षित शिवन्या के और पास आते हुए बोला, जब बेहोशी में तुम्हारी आंखें बंद हुई और तुम और मैं मंदिर पहुंचे, फिर मैंने तुमसे शादी कर लिया और बहुत जल्द हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आ जाएंगे। शिवन्या अपने कमर के दर्द को इग्नोर करते हुए रक्षित के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दे चिल्लाते हुए बोली, तुम जैसे बदबूदार गंदे इंसान के साथ मैं कभी बच्चे पैदा नहीं करूंगी। तुमने मेरी बेहोशी में रहकर भले ही मेरा फायदा उठा लिया हो, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने पास भी नहीं आने दूंगी। रक्षित शिवन्या की तरफ घूर कर देखता है और उसके जबड़े को मजबूती से पकड़कर कहता है, शुक्र मनाओ तुम्हें जान से ना मारते हुए। मैंने तुम्हें सिर्फ कुंवारी से औरत बनाया है वरना। शिवन्या अपनी आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें लिए बोली, इस तरह बिना मेरी मर्जी के मेरे इज्जत को लूटने से अच्छा होता कि तुम मुझे जान से मार देते। रक्षित शिवन्या के गाल पर थपथपाते हुए बोला, सपोली, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बिस्तर पर बहुत अच्छा हूं, ये बात तुमने खुद एडमिट किया था। शिवन्या रक्षित को थप्पड़ मार देती है। शिवन्या के इस तरीके से थप्पड़ मारने पर रक्षित को बहुत गुस्सा आता है और वो शिवन्या को बिस्तर पर धकेल कर खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके चूड़ियों से भरे दोनों हाथों को दबाते हुए बिस्तर पर रख देता है और अपने दांत पीसकर कहता है, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्या तुम अपने मारे पहले थप्पड़ का खामियाजा भुगत कर भी बाज नहीं आए? शिवन्या रोते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम्हें जो करना है कर लो। अब तो मेरे पास मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है जिसके लिए मैं तुम जैसे बेशर्म इंसान से लड़ सकूं। तो अब भला तुम्हारे किसी सजा से मुझे क्यों डर लगने लगेगा? रक्षित जोर से शिवन्या के गले पर बाइट कर लेता है तो शिवन्या चीख उठती है। रक्षित शिवन्या के गले पर आ रहे खून को लिक करते हुए बोला, तुम्हारे पैरों की तरह तुम्हारा खून भी बहुत स्वादिष्ट है। शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, तुम मर क्यों नहीं जाते? रक्षित शिवन्या के गाल पर उंगली चलाते हुए बोला, मर गए रक्षित राजवंश को मारने वाले सपोली, अगर तुमने मेरे मरने की दुआ मांगी तो चिंता मत करो, अपने साथ मैं तुम्हें भी नर्क के दर्शन करवाऊंगा। शिवन्या रक्षित को घूर कर बोली, तुम्हारी तरह पापी नहीं हूं मैं, स्वर्ग जाऊंगी देख लेना। तुम जैसे लोग नरक में जाते हो, हम जैसे अच्छे लोग नहीं। रक्षित शिवन्या की बात पर उसके गले को दबाते हुए बोला, अच्छा, अपने पति को मंडप में छोड़कर एक गैर मर्द के साथ रासलीला मनाने के बारे में सोचकर भागना क्या अच्छी बात है? शिवन्या लंबी सांसें लेते हुए बोली, अगर मैं मर गई ना रक्षित राजवंश, तो भूत बनकर तुम्हारे पीछे आऊंगी मैं, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देखना कैसे रोओगे तुम। रक्षित शिवन्या के सीने को देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ भूत के अवतार में भी रोमांस कर लूंगा। तुम करोगी ना मेरे साथ रोमांस? शिवन्या अपने पैर उठाकर रक्षित के मेन पार्ट पर मारती है लेकिन रक्षित उसके पैरों के बीच अपने पैर रख देता है, जिसे महसूस कर शिवन्या की आंखें बड़ी हो जाती है। रक्षित शिवन्या के पहने नाइट ड्रेस को ऊपर करते हुए बोला, मुझे फिर से मन कर रहा है सपोली,
क्योंकि तुमने मुझे एक्टिवेट करवा दिया है। शिवन्या दर्द भरी नजरों से रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, मेरे कमर में बहुत दर्द है रक्षित, प्लीज मेरे साथ कुछ मत करो। रक्षित को शिवन्या की बात पर हंसी आ जाती है, लेकिन वो अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, यू नो वॉट, रोमांस के वक्त तुम सनी लियोन से भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो और एक्साइटमेंट में प्रेम चोपड़ा की तरह जल्दबाजी करने लगती हो। शिवन्या के गाल रक्षित की इन बातों पर लाल हो जाते हैं। शिवन्या रक्षित के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगती है तो रक्षित जबरदस्ती शिवन्या के हाथ को पकड़कर कहता है, रात हो चुकी है, कल सुबह तुम्हारी पनिशमेंट पूरी करूंगा, चुपचाप सो जाओ। शिवन्या एक राहत की सांस लेकर रक्षित से बोली, मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। रक्षित शिवन्या को 2 मिनट घूरने के बाद बोला, परफॉर्मेंस के बाद थक जाते हैं ना लोग, कोई बात नहीं, तुम वैसे भी पतली दुबली हो, तुम्हें भी अब खिला पिलाकर अच्छा खासा करना होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ हल्दी खाने को लेकर आता हूँ। इतना कहकर रक्षित कमरे से बाहर चला जाता है। शिवन्या उसके जाने के बाद अपनी कमर को छूती है तो उसे बहुत तेज दर्द होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, अगर रक्षित और वो फिजिकल हुए हैं तो। यही सब ख्याल शिवन्या के दिमाग में चल रहे थे, लेकिन उसके जवाब देने वाला वहां पर कोई नहीं था। तभी रक्षित अपने हाथों में खाने की प्लेट लेकर आ जाता है। शिवन्या प्लेट को उठाकर उसमें देखती है, जिसमें दाल मखनी के साथ चावल रखी हुई थी। शिवन्या हैरानी से रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, तुमने इसे अभी बनाया, ये गर्म है। रक्षित मुंह बनाते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें कोई कुक नजर आता हूँ? इसे मैंने बनवा कर रखा था, चुपचाप खाना है तो खाओ वरना मैं खा लूंगा। शिवन्या जल्दी से खाने लगती है, उसे सच में बहुत तेज भूख लगी थी। 10 मिनट बाद शिवन्या पूरा खाना खाने के बाद बोली, मुझे दूध लाकर दे दोगे क्या? रक्षित शिवन्या के फिगर को देखते हुए बोला, फिलहाल तो मुझे दूध पीने का मन कर रहा है। शिवन्या रक्षित की नजरों का पीछा करते हुए अपने सीने को देखती है और अपने सीने को कवर करते हुए नाराजगी से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? रक्षित शरारती मुस्कान के साथ बोला, जब हम दोनों को करने में शर्म नहीं आ रही तो भला देखने में क्यों आएगी? शिवन्या रक्षित को उंगली दिखाते हुए बोली, जो हुआ सो हुआ, तुम इस तरीके से बार बार मुझे सता नहीं सकते। रक्षित शिवन्या को घूरते हुए बोला, एक तो तुम्हारी खातिरदारी करो और ऊपर से तुम्हारी बातें भी सुनो। शिवन्या चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है और ब्लैंकेट अपने ऊपर खींचकर कहती है, तुम ही पियो दूध, मुझे नहीं पीना। रक्षित शिवन्या की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराता है और दरवाजा लाइट बंद करते हुए आकर शिवन्या के बगल में सो जाता है। आधी रात हो चुकी थी, इसलिए दोनों को नींद आ जाती है। अगली सुबह सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। ऋषि के चेहरे पर परेशानी के भाव साफ नजर आ रहे थे, जिस पर प्रियांश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, डोंट वरी, तुझे इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, रक्षित बहुत सॉफ्ट रहा होगा। ऋषि प्रियांश को मारते हुए बोला, तुम सभी निहायती घटिया इंसान हो, तुम लोगों से बात करना बेकार है। चैतन्य शांतनु की तरफ देखते हुए बोला, अब मुझे लगता है कि तुम्हें भी स्वाद ही लेना चाहिए। शांतनु चैतन्य की बात पर बोला, वैसे आज सुबह से ही मैं बेचैन हो रहा था, तुम चाहो तो मेरा स्वाद ले सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। चैतन्य घूरकर शांतनु की तरफ देखता है। प्रियांश चैतन्य पर हंसने लगता है, जिस पर चैतन्य शांतनु से कहता है, मुझे संतरे और मौसम्बी खाने में दिलचस्पी है, गन्ने चूसने में नहीं। प्रियांश और जोर जोर से हंसने लगता है। शिवन्या आते हुए कहती है, लेकिन अभी तो बनने का सीजन नहीं चल रहा और संतरे मौसम्बी का सीजन भी नहीं चल रहा है, तो कौन लेकर आ रहा है? ऋषि शिवन्या के पास जाकर बोला, तुम ठीक हो ना? मेरा मतलब रक्षित ने तुम्हें डांटा तो नहीं? शिवन्या ऋषि की बात पर बोली, डोंट वरी, उसने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे कुछ याद भी तो नहीं है कि आखिर में कल हुआ क्या था। शांतनु शिवन्या की बात पर बोला, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस तुम रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन रक्षित तुम्हें नहीं छोड़ रहा था। शिवन्या हैरानी से शांतनु को देखते हुए बोली, क्या उस वक्त तुम भी वहां पर थे? शांतनु अपनी गर्दन हिलाकर बोला, हाँ, रक्षित ने मेरे सामने किया। शिवन्या की आंखों में नमी तैर जाती है। ऋषि शांतनु को घूरते हुए बोला, तुम उसे क्यों डरा रहे हो? शांतनु ऋषि की बात पर बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जब रक्षित विनीत को मार रहा था मैं वहां पर था, मैंने खुद देखा कि उसने कितनी बेरहमी से विनीत को मारा, फिर उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। शांतनु की बात सुनकर शिवन्या रिलैक्स होकर बोली, अच्छा, तुम विनीत को मारने वाली बात कह रहे थे? शिवन्या के ऐसा कहने पर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं।
जिस पर शिवन्या कहती है, मुझे भूख लगी है। रक्षित आते हुए बोला, कल रात से तुम्हें बहुत भूख लग रही है सपोली, शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही भूखा रख दिया। शिवन्या रक्षित की आवाज पर उसे घूर कर देखती है और इग्नोर कर देती है। ऋषि रक्षित के पास जाकर बोला, तुमने ऐसा क्यों किया रक्षित, तुम्हें पता है आज शिवन्या बहुत छोटी। रक्षित ऋषि की बात पर बोला, तुम गलत कह रहे हो, वो 22 की होने वाली है और तुम मुझसे छोटी बच्ची कह रहे हो। ये तो बिल्कुल सही नहीं हुआ। आजकल तो 16 साल में ही सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये तो 22 साल में ही बची हुई थी। शिवन्या रक्षित को गिलास फेंक कर मारती है, तो रक्षित ग्लास को पकड़कर कहता है, ज्यादा हाथ पैर मत चलाओ सपोली, वरना चोट लग जाएगी। कहीं तुम्हें वॉशरूम जाने के लिए भी मेरे बाहों का सहारा लेना ना पड़े, वरना मैं फिर से फायदा उठा लूंगा। शिवन्या अपनी आंखों में नमी लिए चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगती है। ऋषि रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ऋषि की बातों को रक्षित पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ नाश्ता करने लगता है। कुछ देर बाद रक्षित शांतनु की तरफ देखते हुए बोला, 3 महीने रह गए हैं, फिर हम लोग वापस चलेंगे अमरावती। शांतनु रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए मैं कुछ वक्त के लिए ही पर रहना चाहता हूँ। चैतन्य शांतनु की बात पर बोला, बच्ची है, वो सिर्फ 17 साल की है। शांतनु चैतन्य की बात पर बोला, कोई बात नहीं, जब तक 18 की नहीं होती सिर्फ किस कर लूंगा, उसके बाद। इतना कहकर वह शरारती तरीके से मुस्कुरा देता है। रक्षित शांतनु के आधी बात पर तिरछा तरीके से मुस्कुरा देता है। वही दिशा जो कि नाश्ते के लिए आ रही थी, शांतनु की बातें सुनकर उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। दिशा आकर लोगों के साथ नाश्ते के लिए बैठ जाती है। प्रियांश दिशा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? दिशा शांतनु की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये है ना मेरा बॉयफ्रेंड, इसने मुझे किस किया था वो भी पैशनेटली। शांतनु दिशा की बात पर उसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, मेरे दिन इतने बुरे नहीं हैं कि मैं वर्जिनिटी तुम जैसी औरत को दूं, और उससे भी ज्यादा जरूरी शक्ल देखी है अपनी, जो शांतनु सान्याल की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो। दिशा शांतनु की बात पर बोली, दिखने में तो तुम भी कुछ खास नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट कर रही हूं ना, तो उतने में तुम भी खुश रहो। शांतनु दिशा को मिडल फिंगर दिखाते हुए बोला, योर फकिंग बॉयफ्रेंड इज माई डिक, तो दोबारा मुझे अपना बॉयफ्रेंड बिल्कुल मत कहना। रक्षित शांतनु की तरफ देखते हुए बोला, जस्ट शट अप यार, यहाँ मेरी भोली और इनोसेंट सी सपोली बैठी हुई है, तुम उसके सामने ऐसी गाली दोगे तो उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, यू गो फक योरसेल्फ। प्रियांश शिवन्या की बात पर हंसने लगता है, जिस पर रक्षित एक थप्पड़ प्रियांश के गाल पर जड़ देता है। प्रियांश की बोलती बंद हो जाती है। शांतनु रक्षित को देखते हुए बोला, तुमने गलत जगह पर मारा, पैर उठाकर सामने मारना चाहिए था, सारी दांत ही अंदर चली जाती, कब से देखा हूं उसको। चैतन्य शांतनु की बात पर बोला, मेरा भाई है वो, इस तरीके से कोई भी मुंह उठाकर आएगा और उसे मारकर नहीं चला जाएगा। ऋषि उन लोगों के झगड़े को देखते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोला, यार तुम लोग तमाशा करना बंद कर सकते हो क्या? कोई गाली दे रहा है, कोई किसी की गांड मार रहा है, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? ऋषि के चिल्लाने पर रक्षित बोला, तुम्हें शर्म आ रही है ऋषि? ऋषि रक्षित को घूर कर बोला, तुमने ही सबको सिर पर चढ़ा कर रखा है। चैतन्य ऋषि की बात पर बोला, तुझे भी तो सिर पर चढ़ा कर रखा है ना, तो हम लोगों में क्या बुराई है? हम लोग भी तो आखिरकार उसके बिजनेस पार्टनर के साथ उसके वर्क पार्टनर है। ऋषि चैतन्य की बात पर बोला, मैं तुम लोगों सा नहीं हूं। शांतनु ऋषि की बात पर बोला, बिल्कुल सही, तुम हमारे जैसे होगी नहीं सकते, क्योंकि तुम हारे हुए सिपाही हो और हम हार कर भी जीतने वाले। सुबह का वक्त, डाइनिंग टेबल। शांतनु कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, झगड़ा करना बंद करो और अब मैं जा रहा हूं। दिशा रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, भाई मुझे मॉल से कुछ सामान चाहिए था, क्या मैं शांतनु के साथ जा सकती हूँ? शांतनु दिशा की बात को पूरी होने से पहले बोला, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे जरूरी काम से जाना है। तुम्हें जाना है तो कार उठाओ और चलती बनाओ। दिशा रक्षित की तरफ देखने लगती है, जिस पर रक्षित शांतनु से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? शांतनु रक्षित के सवाल पर बोला, पार्टनर। रक्षित शांतनु की बात को बीच में काटकर बोला, मैंने पूछा है कि तुम कहाँ जा रहे हो? शांतनु दिशा को गुस्से से घूरने के बाद रक्षित से बोला, रॉयल होटल जा रहा था, वहां पर कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं। दिशा शांतनु की बात पर बोली,
मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्लाइंट्स को हैंडल करने में। प्रियांश दिशा की बात पर हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, एक पैगा मारने के बाद खुद को हैंडल नहीं कर पाती, क्लाइंट्स को हैंडल करोगी, क्या मजाक कर रही हो? दिशा प्रियांश को घूरते हुए बोली, तुम अपना मुंह बंद करके रखो, तुमसे बात नहीं हो रही है मेरी। रक्षित शांतनु की तरफ देखते हुए बोला, मॉल रास्ते में पड़ता है, इसे छोड़ देना। और दिशा रक्षित की बात को बीच में बोली, भाई नया शहर है, अगर कुछ हो गया तो, इसलिए मैं उसके साथ ही रॉयल होटल चली जाऊंगी और आते वक्त मुझे जो सामान चाहिए मॉल से लेते हुए आऊंगी। रक्षित शांतनु से बोला, मैं अपनी बीवी को लेकर आज बाहर जा रहा हूं, इसलिए तुम बिल्कुल सही सलामत दिशा को लेकर जाओगे और लेकर वापस आओगे, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शांतनु दिशा को एक नजर देखने के बाद बाहर की तरफ चला जाता है, तो दिशा रक्षित की तरफ देखते हुए कहती है, थैंक यू सो मच भाई। इतना कहकर वो जल्दी से शांतनु के पीछे चली जाती है। शिवन्या उन दोनों के जाने के बाद रक्षित को घूरते हुए बोली, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी, तुम्हें कहीं जाना है तो अकेले जा सकते हो। रक्षित शिवन्या को देखते हुए बोला, सपोली तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम जरूरत से ज्यादा बोलने लगी हो और मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। शिवन्या रक्षित को आंखें दिखाते हुए बोली, और मुझे बात बात पर धमकी देने वाले लोगों से इरिटेशन होने लगती है और उल्टी आने लगती है, करूं क्या तुम्हारे ऊपर? रक्षित शिवन्या के बाजू को मजबूती से पकड़ दांत पीसकर बोला, जरूरत से ज्यादा मत बोलो वरना अभी। शिवन्या रक्षित से अपने बाजू को छुड़ाते हुए बोली, वरना क्या कर लोगे? रक्षित अपने हाथ डाइनिंग टेबल से नीचे ले जा शिवन्या की कमर पर रखते हुए बोला, बहुत कुछ कर सकता हूं। शिवन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो रक्षित के हाथ को हटाते हुए कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? सब लोगों के बीच में बैठे हुए भी ऐसी छिछोरी हरकतें कर रहे हो। चैतन्य इधर उधर देखते हुए बोला, हम लोग नहीं देख रहे हैं, तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो। ऋषि रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, पास के गांव की एक जमीन है, हमें उसे देखने चलना है, क्या तुम चलना पसंद करोगे? रक्षित एक नजर शिवन्या को देखने के बाद ऋषि से बोला, मेरी बीवी मुझे काटने को दौड़ रही है, इससे अच्छा यही होगा कि जमीन को ही घूम लूं। शिवन्या गुस्से भरी नजर से रक्षित की तरफ देखती है और जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करके रक्षित के जेब से उसका आईपैड छीन कर कमरे की तरफ चली जाती है। रक्षित ऋषि की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन को किस किस पोजीशन में दर्द देना चाहिए? ऋषि डाइनिंग टेबल से उठते हुए बोला, तुम जानो और तुम्हारी घटिया सोच जाने, मुझे इन सब बकवास चीजों में ऐड मत किया करो। रक्षित ऋषि की बात पर शैतानी तरीके से मुस्कुरा देता है और उठते हुए कहता है, मेरा भी ब्रेकफास्ट हो चुका है, चलो साथ में चलते हैं। ऋषि अपना बैग उठा हवेली से बाहर की तरफ चला जाता है और रक्षित उसके साथ साथ चला आता है। प्रियांश और चैतन्य एक दूसरे को देखते हुए बोले, हम लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर में हम दोनों का होगा क्या? प्रियांश उठते हुए बोला, मैं जा रहा हूं अपने गुंडों को थोड़ा बहुत धोने, मेरा मतलब प्रैक्टिस करने, और आप अपना देख लो, बाय। इतना कहकर प्रियांश गार्डन की तरफ चला जाता है, जहां पर उसके बॉडीगार्ड अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। चैतन्य अपना फोन स्क्रॉल करते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। शांतनु अपनी कार ड्राइव कर रहा था और उसके साथ पैसेंजर सीट पर दिशा बैठी कभी बाहर देखती तो कभी शांतनु को। दिशा गियर में रखे शांतनु के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, यू नो वॉट, तुम्हारे पास आने का सबसे बड़ी वजह क्या है? शांतनु अपना हाथ हटा स्टीयरिंग व्हील पर रखते हुए बोला, मे बी यू वॉन्ट टू सेक्स विद मी। दिशा शांतनु को घूरते हुए बोली, तुम्हारे जैसे दो। शांतनु अपना सिर घुमाकर दिशा को घूरते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता ये 2 टके का नौकर इस सुनसान रास्ते में तुम्हारे साथ क्या कर सकता है, इसलिए अपनी सोच और अपनी जुबान दोनों को कंट्रोल में करके रखना, बाकी मैं रक्षित को कंट्रोल कर लूंगा, उस बात की फिक्र मत करना। दिशा शांतनु को बुरी तरीके से घूरने लगती है, तभी कोई रास्ते पर लिफ्ट मांगता है। शांतनु अपना सिर उठाकर सामने देखता है जहां पर तारा की गाड़ी खराब खड़ी हुई थी। तारा का ड्राइवर शांतनु के पास आकर बोला, गाड़ी खराब हो गई है, छोटी मालकिन को कॉलेज जाना है, रास्ते में ही है, क्या आप छोड़ दोगे? शांतनु दिशा की तरफ देखता है, जिस पर दिशा ड्राइवर से कहती है, ठीक है, हम उन्हें रास्ते तक छोड़ देंगे। ड्राइवर जाकर तारा से बोला, वो लोग आपको रास्ते तक छोड़ देंगे। तारा अंदर देखने की कोशिश करती है, लेकिन शीशे ब्लैक कलर होने के कारण तारा अंदर देख नहीं पाती। तारा अपना बैग उठाकर गाड़ी में आकर बैठ जाती है और बैठते हुए कहती है, आपका शुक्र। ये कहते हुए तारा की नजर शांतनु पर जाती है,
दिशा पलटकर तारा को देखते हुए बोली, तुम्हारा थैंक यू अधूरा रह गया। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसे इस तरीके से मत देखो। तारा दिशा की आवाज पर होश में आती है और जल्दी से कहती है, सॉरी, और मैं आपको थैंक यू कह रही थी लिफ्ट देने के लिए। शांतनु कार स्टार्ट करते हुए बोला, मैं तुम्हें शाम को पिकअप कर लूंगा। दिशा शांतनु की बात पर बोली, भाई ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ होटल जाऊंगी, वहां पर क्लाइंट को अटेंड करेंगे, उसके बाद तुम मुझे मॉल लेकर जाओगे। शांतनु दिशा की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हारी बात नहीं कही, पीछे बैठी लड़की से कहा मैंने कि मैं उसे शाम को पिकअप कर लूंगा। दिशा घूरकर शांतनु की तरफ देखती है और शांतनु मिरर में पीछे बैठी तारा को देखते हुए कहता है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूं, तो ये ख्याल उतार दो अपने दिमाग से, क्योंकि तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो और आखिरी भी। तारा शांतनु की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, मुझे यकीन था कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। शांतनु विरार में तारा को देखते हुए आंख मारता है और अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ाते हुए फुल स्पीड में कार कॉलेज की तरफ ले जाता है। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी आकर कॉलेज के एंट्रेंस पर रुकती है। शांतनु गाड़ी से बाहर आता है और तारा की तरफ का दरवाजा खोलता है। तारा गाड़ी से उतरते हुए बोली, मैंने अब तुम्हें सीरियसली बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोचा है, इसलिए दोबारा मुझे वो लड़की तुम्हारी कार में नजर। शांतनु तारा की बात को पूरी होने से पहले ही उसके होठों पर पैक देकर बोला, वो सिर्फ मेरे पार्टनर की बहन है और तुम्हें ज्यादा इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं है। तारा हैरानी से शांतनु की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने मेरी फर्स्ट किस इतनी आसानी से चुरा लिया, ये बहुत गलत है। शांतनु तारा की बात पर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, मैं तुम्हें किस करना बाद में बताऊंगा, अभी मुझे देरी हो रही है, शाम को रेडी रहना। इतना कहकर शांतनु कार में जाकर बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है। दिशा बस तारा को घूरती रह जाती है। कार में बैठे दिशा शांतनु की तरफ देखते हुए बोली, बच्ची है, वो कहीं इधर उधर हो गया तो। शांतनु दिशा की बात पर हंसकर बोला, हाँ हाँ, तुम्हारे भाई को भी इस बारे में पता है, अगर उसे कुछ हुआ तो सबसे पहले मेरा शक तुम पर ही जाएगा, और अगर मेरा शक तुम पर गया तो तुम मौत के सबसे करीब जाओगी। दिशा शांतनु को इग्नोर करते हुए बोली, बहुत कॉन्फिडेंस रखते हो तुम, देखते हैं ये कॉन्फिडेंस कितनी आगे तक जाता है। शांतनु दिशा को इग्नोर करते हुए अपने ड्राइव पर फोकस करने लगता है। बीकानेर के नजदीक ही एक गांव जहां पर खेती बाड़ी होती थी, रक्षित वहां पर तो जमीन देखने आया हुआ था। ऋषि एक आदमी के घर में बैठा हुआ था और उसके हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। ऋषि उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, आप इस जमीन को बेचना क्यों चाहते हैं? आप चाहोगे तो जमींदार के पास इसे गिरवी भी रख सकते हो। रक्षित ऋषि को एक नजर देखने के बाद इग्नोर कर देता है और वो आदमी ऋषि की बात पर कहता है, मेरी बेटी की शादी हो रही है, लड़के वालों को दहेज चाहिए और दहेज देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए समीर बेच रहा हूँ। ऋषि उस आदमी के बगल में बैठी 12 साल की लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसकी शादी है, लेकिन ये तो बहुत छोटी है। तभी एक लड़की मुर्गी को पकड़ने की कोशिश करते हुए अंदर आती है और चिल्लाते हुए कहती है, छुटकी पकड़ को, बहुत फुदक रही है ये। उस आदमी के बगल में बैठी 12 साल की लड़की जल्दी से उस मुर्गी को पकड़ने की कोशिश करती है, तो वो मुर्गी उड़ते हुए ऋषि के ऊपर चढ़ जाती है। वो लड़की, जिसकी उम्र करीब 19 साल थी, उस मुर्गी को पकड़ने के लिए उस तरफ लपकती है, तो बैलेंस नहीं बना पाती और ऋषि के ऊपर गिर जाती है। रक्षित उस मुर्गी को पकड़कर बोला, ये तो काफी सुंदर है, मुझे ये चाहिए, मेरी सपोली के लिए। 12 साल की लड़की रक्षित की बात पर बोली, वो हमारी है, छोटी सी थी, तब से पाल कर रखा था। रक्षित उस लड़की को घूरते हुए बोला, जो चीज एक बार रक्षित राजवंश के हाथ में आ गई, वो रक्षित राजवंश की होती है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? इस मुर्गी के मैं तुम्हें दूंगा। वो लड़की, जो कि अभी भी ऋषि की गोद में थी, ऋषि उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, ये क्या बदतमीजी है, छोटी बच्ची हो क्या जो इस तरीके से मुर्गी के पीछे भाग रही हो? उस घर का मालिक ऋषि से बोला, यही है मेरी बेटी चाहत, इसी की शादी है। ऋषि उस आदमी की बात पर बोला, क्या आपको पता है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों गैर कानूनी है? अगर इस बारे में पुलिस को पता चली तो आप और जो लड़का दहेज ले रहा है दोनों अंदर जाओगे। चाहत ऋषि की बात पर बोली, क्यों, आप कलेक्टर हो क्या? ऋषि चाहत की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे पापा जमीन बेच रहे हैं, अगर सिर्फ तुम्हारी शादी के लिए जमीन बेच देंगे तो तुम्हारी ये जो छोटी बहन है उसका क्या होगा? चाहत ऋषि की बात पर हैरान होते हुए बोली,
क्या शादी, जमीन बेच रहे हैं? भांग खाकर आए हो क्या सस्ते नशे में? अभी 19 साल की हूं मैं और अभी से शादी? पागल कुत्ते ने काटा है मुझे। ऋषि उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारे पापा ने कहा। चाहत उस आदमी को घूरते हुए बोली, पिछली बार की मार भूल गए हो क्या, जो फिर से जमीन को बेचने का नाटक कर रहे हो? वो भी मेरी शादी। कौन है वो माई का लाल जो मुझसे शादी करेगा? ऋषि रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, शायद हम लोगों को यहां से चलना चाहिए। रक्षित खड़ा होकर उस लड़की के सामने जाकर बोला, मुझे तुम्हारी मुर्गी चाहिए, इसके मैं 5,000 दूंगा। ऋषि रक्षित की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, वो मुश्किल से 2 से 3 केजी का होगा। चाहत के पिता रक्षित की बात पर जल्दी से बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप ले सकते हो, ले लीजिए उसे। चाहत रक्षित की तरफ देखने के बाद ऋषि की तरफ इशारा करते हुए बोली, इसकी शादी हो गई है क्या? ऋषि चाहत की बात पर उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारा उससे क्या लेना देना? चाहत ऋषि की बात पर बोली, लेना देना तो मेरा कुछ नहीं है, लेकिन तुम दिखने में भी उतने कुछ खास नहीं हो, बस इसीलिए कह रही थी कि तुम्हारा दिमाग दिमाग की जगह पर ना रहकर घुटने पर है। ऋषि रक्षित की तरफ देखता है, जो कि पैसे निकाल रहा था। ऋषि उस मुर्गी को रक्षित की गोद से लेकर चाहत को थमाते हुए बोला, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये मुर्गी। रक्षित घूरकर ऋषि की तरफ देखता है और चाहत को ऋषि का नंबर देते हुए कहता है, इस लड़के को बहुत परेशान करना, फोन करके ये लो नंबर। ऋषि हैरानी से रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, रक्षित तुम बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, किसी को भी मेरा नंबर दे रहे हो? रक्षित चाहत की गोद से मुर्गी को ले लेता है और पैसे चाहत को देने के बाद उस घर से बाहर चला जाता है। ऋषि उन पैसों में से 3,000 निकाल लेता है और चाहत को आंखें दिखाते हुए कहता है, मुझे गलती से भी फोन मत करना, वरना तुम्हारे घर आकर तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। इतना कहकर ऋषि घर से बाहर चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद चाहत अपने बाप की तरफ देखते हुए बोली, आपकी ये किस्त लेने के चक्कर में आपने मां को मार डाला। मैं जा रही हूं काम करने, क्या कम है जो जमीन बेचना चाहते हो? ये पुरखों की जमीन ही तो रह गई है जायदाद के नाम पर, बाकी सब तो आपके किस्त के चक्कर में बिक गई है। चाहत के पिता उदास होते हुए बोले, तुम्हारे लिए लड़कों का रिश्ता आया है, लड़का अच्छा है इसीलिए मैंने हाँ कह दिया, और वो लोग भी बिना तुम्हें देखे शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं, बस दहेज में 2 लाख रुपए चाहिए इसीलिए। चाहत अपने पिता की बात को बीच में काट कर बोली, कौन आंख का अंधा चोर कहीं का मुझसे शादी करना चाहता है, मैं उसे जान से मार दूंगी। चाहत के पिता चाहत को समझाते हुए बोले, मैं तो बुढ़ा हो गया हूं बेटा, अब खेत भी नहीं जा पाता, लेकिन जवान बेटी को कमाने के लिए भी तो नहीं कह सकता ना, इसलिए तुम्हारी शादी तय कर दी, बाकी छुटकी को तो मैं संभाल लूंगा। चाहत अपने पिता को बुरी तरीके से घूरते हुए बोली, जब तक मेरी छुटकी बड़ी नहीं हो जाती, मैं किसी लंगूर से शादी नहीं करने वाली, कोई जरूरत नहीं है, मना कर दीजिए उन लोगों को। इतना कहकर चाहत कमरे की तरफ चली जाती है। इधर रक्षित उस मुर्गी को पकड़कर बैठा हुआ था और ऋषि बुरी तरीके से उन दोनों को घूर रहा था। रक्षित अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, 2,000 रुपीज वापस करो, जो तुमने उन लोगों से छीन लिए। ऋषि अपना हाथ पीछे लेते हुए बोला, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, इस छोटी सी मुर्गी के लिए तुमने इतने सारे पैसे उन लोगों को दिए, तुम पागल हो गए हो क्या? गांव के लोग पैसों के लिए भूखे नंगे होते हैं। शाम का वक्त, हवेली। रक्षित उस मुर्गी को लेकर सीधा हवेली के अंदर आ जाता है। चैतन्य, प्रियांश और शिवन्या मेन हॉल में बैठे हुए थे। प्रियांश रक्षित के हाथ में मुर्गी देखकर खुश होते हुए बोला, क्या आज तुम हमें लेग पीस का तड़का खिलाने वाले हो या फिर चिकन कटलेट? ये मुर्गी तो बड़ी अच्छी लग रही है। शिवन्या हैरानी रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ये मुर्गी कहां से उठाकर लाए हो? ऋषि अंदर आते हुए बोला, तुमसे शादी होने की खुशी में ये लड़का पागल हो गया है, इसीलिए पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। रक्षित ऋषि को घूरते हुए बोला, तुम जरूरत से ज्यादा अपनी जुबान मत चलाया करो, वरना। ऋषि रक्षित के सामने जाकर बोला, वरना क्या? रक्षित ऋषि की तरफ देखते हुए अपनी आंखें हरी रंग में चेंज करता है, जिस पर ऋषि 2 कदम पीछे होकर कहता है, चीटिंग करना बंद किया करो। रक्षित नॉर्मल होकर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, जब डर लगता है और फटकर बाहर आने वाली होती है, तो तुम अपनी जुबान जरूरत से ज्यादा क्यों चलाते हो? ऋषि एक गहरी सांस लेकर बोला, तुमसे बात करना ही बेकार है। रक्षित ऋषि को चिढ़ाते हुए बोला, हाँ, अब कोई खूबसूरत सी लड़की मिल गई है तो 10 साल पुराने दोस्त से बात करना तो बेकार ही लगेगा ना।
रक्षित की बात सुनकर प्रियांश ऋषि की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें लड़की मिल गई? क्या बात है, जमीन की जगह लड़की खरीद कर लेकर आए हो क्या? ऋषि प्रियांश को घूरते हुए बोला, ये रक्षित राजवंश नाम का प्राणी तो है ही बेशर्मों का राजा, लेकिन कम से कम तुम तो अकल लगाया करो, मैं पहले से शादीशुदा हूं। शिवन्या हैरानी से ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप पहले से शादीशुदा हो? लेकिन आपने बताया नहीं कि आपकी वाइफ कहां पर है। रक्षित शिवन्या के पास जाकर बोला, ऋषि की पत्नी से मिलने के लिए तुम्हें मरना होगा। तुम बताओ, क्या तुम मरना चाहती हो? शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जैसे पापी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। रक्षित शिवन्या को घूरते हुए बोला, तुम हमेशा जरूरत से ज्यादा क्यों बोलती हो? शिवन्या तनते हुए बोली, क्योंकि मुझे तुम जैसे बदतमीजों से बहस करने में बहुत मजा आता है। रक्षित शिवन्या के कमर पर हाथ रख उसे अपने पास खींच लेता है तो शिवन्या रक्षित को दूर करते हुए कहती है, मैं वेजिटेरियन हूं, इसलिए अपनी इस मुर्गी को मुझसे दूर रखो। रक्षित चैतन्य की तरफ उस मुर्गी को उछाल कर बोला, आज रात के डिनर में इसको ही बनाना। ऋषि रक्षित को घूरते हुए बोला, तुम्हें शर्म आ रही है, तुम मांस खाओगे? रक्षित ऋषि की बात पर शिवन्या की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरी सेपोली ने कहा है कि मैं राक्षस हूं, तो उसे भी तो बताना चाहिए ना कि राक्षस क्या खाना पसंद करता है। शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, अगर तुम इस तरीके की बकवास चीजें खाते हो तो मुझसे दूर रहना, क्योंकि रक्षित शिवन्या की बात को बीच में काटकर बोला, क्योंकि तुम वेजिटेरियन हो। शिवन्या घूर कर रक्षित की तरफ देखती है। रक्षित शिवन्या के चेहरे के बिल्कुल पास जाकर कहता है, तुम अपने आप को इतनी हूर की परी क्यों समझती हो, डियर चंपूगल? शिवन्या रक्षित के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर धकेल कर बोली, मैं चाहे जैसी भी रहूं, तुम्हारी तरह तो नहीं हूं ना, जो दूसरों की जान लेना पसंद करता हूं। शिवन्या की बात पर रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुमने देखा नहीं है सपोली कि मैं किसी को किस हद तक मार सकता हूं? बात को बढ़ता हुआ देखकर ऋषि आकर शिवन्या से बोला, रक्षित से बहस करना बेकार है। शिवन्या ऋषि की बात पर बोली, ठीक है, मैं उससे बहस नहीं करूंगी, आप बताओ, आपकी वाइफ कौन थी और वो कहां पर है? ऋषि हल्की मुस्कान के साथ बोला, वो मर चुकी है। शिवन्या हैरानी से ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, मर चुकी है? लेकिन ऐसे कैसे? चैतन्या की बात का जवाब देते हुए बोला, जनाब ने लव मैरिज की थी, 3 साल पहले ही एक्सीडेंट में उसकी वाइफ की डेथ हो गई और अभी तक उनकी याद में देवदास बना बैठा है। चैतन्य की बात सुनकर शिवन्या ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, मेरे ख्याल से आपको आगे बढ़ना चाहिए। रक्षित शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, जैसे मैं तुम्हारे साथ बढ़ गया है ना सपोली? शिवन्या रक्षित को कचरे की तरह साइड करते हुए ऋषि से बोली, आपके बारे में सोचकर भी अजीब लगता है, कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है किसी से? ऋषि शिवन्या की बात पर बोला, क्योंकि उसकी सारी यादें अभी तक मेरे जहन में ताजा है, इसलिए मैं उसे इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। रक्षित चैतन्य की तरफ देखते हुए बोला, जाकर डिनर लगाने के लिए कहो, मैं जरा अपनी बीवी से बात करके आता हूँ, कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रही है। शिवन्या किचन की तरफ जाते हुए बोली, तुम जैसे राक्षस के आसपास रहने से भी मुझे गुस्सा आता है। रक्षित शिवन्या के हाथ को पकड़कर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और कमरे की तरफ ले जाता है। चैतन्य ऋषि की तरफ देखते हुए बोला, लगता है बहुत जल्द तुम्हें मामा बनने की खुशखबरी मिल जाएगी, देखो तो जरा रक्षित कितनी जल्दबाजी में है। प्रियांश चैतन्य की बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, आपने बिल्कुल सही कहा भाई, और लगता है कि मैं भी बहुत जल्दी चाचू बन जाऊंगा, मुझे डायपर और बच्चों के लिए खिलौने वाले सामान लेने चाहिए। ऋषि उन दोनों नालायकों को घूरते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि रक्षित जैसे बाकी लड़कियों के साथ है वैसे ही शिवन्या के साथ है? इडियट, शिवन्या और उसका रिश्ता बिल्कुल ऐसा नहीं है, उन दोनों ने कभी एक दूसरे को छुआ भी नहीं है। प्रियांश ऋषि की बात पर बोला, तो अभी वो उसे अपने कंधे पर उठाकर कैसे लेकर गया, जैसे कि तुमने कहा कि उन दोनों ने एक दूसरे को छुआ भी नहीं है? तो चैतन्या प्रियांश के सिर पर मारकर बोला, इडियट, ओल्ड जनरेशन के कहने का मतलब है हवस भरी तरीके से नहीं छुआ, जैसे कि तू अपनी गर्लफ्रेंड को छूता है ना, वैसे ही नहीं छुआ। प्रियांश नाराजगी से बोला, यार सिर को मत मारा करो, किसी दिन दिमाग का एंटीना इधर उधर हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। चैतन्य प्रियांश की बात सुनकर बोला, और मैं तुम्हें पागलखाने भिजवा दूंगा। प्रियांश मुंह बनाते हुए बोला, पागलखाने तो आप जाओगे, देख लेना सबसे पहले उस चुड़ैल दिया के चक्कर में। ऋषि प्रियांश की बात सुनकर बोला, और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो चैतन्य को? जिस पर प्रियांश जल्दी से बोला, मेरे बिग ब्रदर उस धोखेबाज लड़की को दोबारा मौका देना चाहते हैं,
क्योंकि वो रो रही थी और जनाब उनके साथ इंटीमेट हुए हैं। ऋषि चैतन्य की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम उस लड़की को दोबारा मौका देना चाहते हो जिसने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चैतन्य ऋषि की बात पर बोला, इधर उधर मुंह मारने से अच्छा है कि कोई परमानेंट गर्लफ्रेंड बना लो, और अपने एक्स को ही दोबारा मौका देने में क्या दिक्कत है। ऋषि चैतन्य की बात पर बोला, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, और अगर उसने तुम्हें दोबारा छोड़ दिया तब तुम क्या करोगे? रक्षित तुम्हें जान से मार देगा, मैं बता रहा हूं। चैतन्य अपना सिर हिलाकर बोला, मैंने सब कुछ सोच समझकर ये फैसला लिया है। प्रियांश चैतन्य की बात सुनकर बोला, ये सही है, उसकी छोटी बहन को शांतनु घुमा रहा है और बड़ी बहन को तुम घुमाओ। ऋषि उन दोनों के बहस के बीच में आकर बोला, चलो जाओ फ्रेश होकर आ जाओ, फिर साथ में डिनर बनाते हैं। इतना कहकर ऋषि कमरे की तरफ चला जाता है। प्रियांश चैतन्य को मुर्गी की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसे तो हम लोग सीख कबाब बनाकर खाएंगे। इतना कहकर प्रियांश कमरे की तरफ चला जाता है। चैतन्य उस मुर्गी को गले लगाते हुए बोला, चल तू तब तक जिंदा रहेगी जब तक तू बच्चे पैदा नहीं करती। इतना कहकर चैतन्य उसे लेकर गार्डन की तरफ चला जाता है। शांतनु इनकार। शांतनु ने दिशा के लिए कैब बुक कर तारा को पिकअप कर लिया था और दोनों इस वक्त रेत के टीले को पार करते हुए तारा के हवेली की तरफ जा रहे थे। तारा शांतनु की तरफ देखते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आप मुझे जानबूझकर डांट खिलाने के लिए ये सब कर रहे हो। शांतनु तारा की बात पर बोला, मुझे तुम्हें डांट नहीं खिलाना है, अगर खिलाना होगा तो सीधा मार खिलाऊंगा। तारा शांतनु को तिरछी नजर से देखते हुए बोली, एक बात बताइए, आपका और उस लड़की का क्या रिश्ता है? शांतनु कुछ देर सोचने के बाद बोला, मैंने उसे फर्स्ट टाइम किस किया था। तारा अपनी आंखें बड़ी कर शांतनु को देखते हुए बोली, आपने पहली बार उस लड़की को किस किया था और मेरा पहला किस आपने ले लिया, ये तो बिल्कुल भी फेयर गेम नहीं हुआ। शांतनु तारा की तरफ देखता है और अपनी कार एक जगह रोक देता है। तारा गाड़ी रोकने पर उसकी तरफ देखने लगती है, जिस पर शांतनु तारा के चेहरे को पकड़कर कहता है, डोंट वरी बच्चा, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। तारा शांतनु की बात पर बोली, कुछ करोगे नहीं? क्या नहीं करोगे? शांतनु अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम इतनी इनोसेंट हो कि तुम्हें नहीं पता कि एक लड़की और लड़के के बीच में क्या होता है। तारा शांतनु के हाथ को अपने चेहरे से हटाकर बोली, मुझे पता है कि एक लड़की और लड़के के बीच में क्या होता है, और आप मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं अभी सिर्फ 17 साल की हूं। शांतनु तारा के चीन पर उंगली रखकर बोला, मुझे पता है माय शाइनिंग स्टार, तुम 1 महीने बाद 18 की हो जाओगी। तारा अपने मुंह में आया सलाइवा अंदर करते हुए बोली, फिर? शांतनु तारा के गाल पर उंगली चलाते हुए बोला, फिर तुम और मैं टेरेस पर चांद सितारों के बीच में तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तारा छोटा सा मुंह बनाकर बोली, मुझे एक चीज समझ नहीं आता कि मुझे आप पर यकीन करने का मन क्यों करता है। शांतनु तारा की बात पर बोला, मुझे कभी किसी चीज को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, और उससे भी जरूरी मुझे छुपाना पसंद नहीं, जो मेरे दिल में और सच्चाई होती है मैं उसे सामने रख देता हूं। तारा शांतनु की आंखों में देखते हुए बोली, क्या आप किसी लड़की के करीब आए हो? शांतनु तारा के कान में जाकर धीरे से बोला, माई वर्जिनिटी इज फॉर यू। तारा हैरानी से शांतनु की तरफ देखती है और उसे खुद से दूर करके कहती है, बाबा डांटेंगे, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कीजिए और मुझे घर छोड़ दीजिए। शांतनु तारा के माथे पर हल्का सा मारकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है और उनकी गाड़ी सीधा घर की तरफ चली जाती है। हवेली। रक्षित का कमरा। रक्षित शिवन्या को एक बार फिर उठक बैठक करवा रहा था और शिवन्या के पूरा शरीर में पसीने आ चुके थे। रक्षित आराम के साथ बिस्तर पर बैठे पॉपकॉर्न खाते हुए बोला, 2 बार बाकी है फिर 100 हो जाएंगे, चलो। शिवन्या धड़ाम से गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। रक्षित उठकर खड़ा हो जाता है और शिवन्या को अपनी बाहों में उठा बिस्तर पर बैठाते हुए कहता है, डियर सपोली, जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें जुबान चलाने के बाद सजा जरूर मिलेगी, तो तुम जुबान ही क्यों चलाती हो? शिवन्या रोते हुए बोली, तुम बहुत ज्यादा घटिया हो, हमेशा मुझे पनिशमेंट देते रहते हो। अगर तुम मुझे कुछ कहते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है, और अगर मैं तुम्हें जवाब दूं तब तुम्हें कांटों की तरह चुभता है। तुम सच में राक्षस हो। रक्षित शिवन्या की आंखों में देखते हुए बोला, डियर सपोली, जब जब तुम्हारे जुबान चलेंगे तुम्हें दर्द उतना ही होगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी जुबान को और अपने दिमाग को कंट्रोल में रखो। शिवन्या रक्षित की बात पर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। अमरावती। सिंगल हाउस। सभी लोग चुपचाप अपना डिनर कर रहे थे कि प्रत्यक्ष शिवाय की तरफ देखते हुए कहता है,
डैड, मैं मिस्टर राजवंश से मिलने बीकानेर जा रहा हूँ। कल सुबह मेरी फ्लाइट है। शिवाय प्रत्यक्ष की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, आराम से जाना और सही सलामत वापस आ जाना। प्रत्यक्ष शिवाय की बात पर अपना सिर हिलाकर बोला, डोंट वरी डैड, हमें बहुत जल्दी बैटरी मिल जाएगी। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नैना प्रत्यक्ष की बात पर बोली, दीक्षित और राधिका को भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि वो दोनों भी शिवन्या के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, थोड़ा घूम लेंगे। प्रत्यक्ष नैना की बात पर बोला, मॉम, मैं वहां पर घूमने नहीं जा रहा हूं। शिवाय प्रत्यक्ष की बात सुनकर बोला, तुम अपना काम कर लेना और वो दोनों घूम लेंगे, उन दोनों को भी ले जाओ अपने साथ। प्रत्यक्ष शिवाय से ज्यादा जिद ना करते हुए अपना सिर हिला देता है और सभी डिनर कर अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। अगली सुबह बीकानेर हवेली। शिवन्या की नींद धीरे धीरे खुलती है। शिवन्या उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रक्षित वॉशरूम से बाहर आते हुए बोला, लगता है तुम्हें सहारे की जरूरत है सपोली, बहुत आलसी हो गई हो तुम। शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, तुम्हारा जैसा दुष्ट इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। रक्षित मिरर के सामने जाकर अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाते हुए बोला, बिना कपड़ों के तुम मुझे देख रही हो और दुष्ट मुझे कह रही हो, ये क्या बात हुई सपोली। शिवन्या अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है तो रक्षित कहता है, ओह नो, मेरा टॉवल गिर गया। शिवन्या रक्षित की तरफ देखकर बोली, क्या। ये कहते हुए शिवन्या नीचे देखती है तो रक्षित टॉवल में ही था। रक्षित शिवन्या की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, नॉट बैड सपोली, तुम मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहती हो, तभी तो मैंने जब कहा कि मेरा टॉवल गिर गया है तो तुमने मेरी तरफ देखा। शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, तुम मुझे जानबूझकर ट्रैप कर रहे हो और पता रहे हो, तुम सच में बहुत ज्यादा घटिया हो। रक्षित शिवन्या की बात सुनकर बोला, घटियापन मुझे विरासत में मिली है, मैं तो हमेशा से इतना ही घटिया था, बस तुम्हें समझने में थोड़ी सी देरी हो गई। शिवन्या एक गहरी सांस लेकर खुद से बोली, कंट्रोल शिवन्या, वरना तुम अपने पति की जान ले सकती हो। रक्षित शिवन्या के सामने जाकर बोला, और पासा उल्टा पड़ गया तो अपने पति के हाथों अपनी जान गंवा सकती हो। शिवन्या गुस्से भरी नजर से रक्षित को घूरते हुए बोली, तुम इस दुनिया जहां से गायब क्यों नहीं हो जाते। रक्षित शिवन्या की बात पर बोला, ताकि तुम दूसरों मर्दों पर डोरे डाल सको। शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, लड़कियों के साथ बिस्तर पर सोने वाला इंसान तुम हो और मुझे कह रहे हो कि मैं लड़कों पर डोरे डालती हूँ। व्हाट अ जोक, आज तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तुम मेरे इकलौते पति हो। रक्षित शिवन्या के सामने जाकर बोला, पति इकलौता ही होता है, क्या तुम 3-4 पति बनाना चाहती हो। अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने लिए सौतन खुद पसंद करने का हक तो है ना। शिवन्या हैरानी से रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें शर्म आ रही है, तुम क्या कह रहे हो। मैंने कब कहा कि मुझे और पति चाहिए, एक को तो मैं संभाल सकती हूँ, नहीं 2-3 पति को रखकर क्या करूंगी। रक्षित शैतानी मुस्कान के साथ बोला, साथ में खेलेंगे कबड्डी। शिवन्या, जो कि अपनी आंखें बड़ी करके रक्षित को देख रही थी, रक्षित की बात पर मुंह बनाती है, जिस पर रक्षित हल्का सा शिवन्या के सिर पर मारकर कहता है, डर्टी माइंडेड सपोली, गंदा गंदा सोचती हो, शेम ऑन यू शिवन्या सिंघल। शिवन्या रक्षित के हाथ को झटक कर बोली, तुम जैसा। शिवन्या की बात को रक्षित बीच में काट कर बोला, मेरे जैसा घटिया इंसान अपनी जिंदगी में तुमने नहीं देखा और तुम देखोगी भी नहीं, और ये बात बार बार दोहरा कर मेरा दिमाग मत खराब किया करो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। शिवन्या रक्षित को गुस्से भरी नजर से घूरने के बाद उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठ नहीं पाती। रक्षित शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, दर्द हो रहा है सपोली, एक काम करो, आज तुम डाइनिंग टेबल पर जाओ ही मत, क्योंकि मेरे दोस्त लोग देखेंगे तो उन्हें लगेगा हम दोनों ने कल। ये कहते हुए रक्षित तिरछी तरीके से मुस्कुरा देता है, जिस पर शिवन्या गहरी सांस लेकर अपनी पूरी कोशिश लगा खड़ी हो जाती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। रक्षित उसके स्ट्रगल पर बस मुस्कुरा देता है और रेडी हो कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद शिवन्या फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आती है और फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाती है। मेन हॉल, डाइनिंग टेबल। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, तभी शांतनु आते हुए कहता है, मुंबई से सिंघल फैमिली से उनका बेटा प्रत्यक्ष सिंघल राजस्थान आ रहा है रक्षित से मिलने। रक्षित शांतनु की तरफ देखते हुए बोला, तो तुम क्या कहना चाहते हो, यही कि वो मेरी सपोली का भाई है, उसे सब कुछ पता चल जाएगा, वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। शांतनु आराम से अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मुझे इस बात का डर नहीं है कि उसका भाई कैसे रिएक्ट करेगा,
मुझे इस बात का डर है कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि उसके साथ में उसकी गर्लफ्रेंड और दीक्षित चौहान भी आ रहा है। रक्षित अपनी मुट्ठी मजबूती से कसते हुए बोला, क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है? शिवन्या जो कि नीचे आ रही थी, शांतनु और रक्षित की बात को सुनकर रक्षित से बोली, तुम्हारी और दीक्षित की क्या दुश्मनी है, जो तुम उसे चोट पहुंचाने के बारे में सोच रहे हो? रक्षित अपना सिर घुमा शिवन्या को देखते हुए बोला, चोरी चुपके किसी की बातें नहीं सुना करते सपोली। शिवन्या रक्षित के सामने जाकर बोली, जब बात मेरे अपनों की है तो मैं बात क्यों ना सुनो, और उससे भी जरूरी बात, अगर मेरे भैया आ रहे हैं तो आने दो ना। रक्षित शिवन्या की बात पर अपना सिर हिलाकर बोला, यू आर राइट, तुम्हारे भैया से कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड से कोई दिक्कत है, लेकिन दीक्षित चौहान क्यों आ रहा है? शिवन्या एक गहरी सांस लेकर बोली, अगर तुम्हें दीक्षित से दिक्कत है तो सीधा। रक्षित डाइनिंग पर रखा हुआ प्लेयर उठाकर जमीन पर पटक शिवन्या पर चिल्लाकर बोला, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट। शिवन्या रक्षित के अचानक इस तरीके से चिल्लाने पर डर से कांप उठती है। ऋषि रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, उसने बस पूछा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? रक्षित ऋषि को घूरते हुए बोला, फाइन, वो लोग यहाँ नहीं रहेंगे, मीटिंग के लिए आ रहा है ना, ऑफिस में मिलेंगे। शिवन्या रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, मुझे मेरे भाई से मिल। रक्षित शिवन्या को घूरते हुए बोला, लाश को गले लगाकर रोने से तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? शिवन्या रक्षित के ऐसा कहने पर चुप हो जाती है। शांतनु अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हुए कहता है, वेल पार्टनर, मैंने उन लोगों के लिए फार्म हाउस रेडी करवा दिया है। रक्षित अपना सिर हिलाकर बोला, और फार्म हाउस के बॉर्डर से वो लोग हवेली की तरफ नहीं आना चाहिए। अगर मेरी सपोली उस तरफ जाने की कोशिश करे तो दीक्षित को गोली मार देना। ऋषि रक्षित को देखते हुए बोला, अब तुम ज्यादा कर रहे हो रक्षित, प्रत्यक्ष शिवन्या का भाई है। ऋषि की बात पर रक्षित उसे घूरते हुए बोला, ज्ञान देने के लिए मेरे पास एक ही साला काफी है, एक और नहीं चाहिए, इसलिए अपनी बोलती बंद करके रखो तुम। प्रियांश रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, उन लोगों की फ्लाइट शाम को लैंड करेगी, उससे पहले। रक्षित प्रियांश की बात को बीच में काटकर बोला, मेरा मूड बुरी तरीके से खराब हो चुका है, मुझे मेरा फ्रस्ट्रेशन उतारना है। ऋषि रक्षित को कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है कि रक्षित उसकी बात को बीच में काट कर कहता है, तुम्हारी बहन और मेरा रिश्ता ऐसा नहीं है कि मैं अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर उतार सकूं। शिवन्या कंफ्यूज भरी नजरों से रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने? और जो? रक्षित शिवन्या की बात को बीच में काटकर बोला, शक्ल देखी है अपनी आईने में? रक्षित राजवंश तुम्हें अपने बिस्तर पर लाएगा। मैंने तुम्हें किसके अलावा आज तक उस नजर से देखा भी नहीं है, और तुम इंटीमेसी की बात करती हो, वॉट ए जोक। शिवन्या की आंखों में नमी तैर जाती है, वो रक्षित के कहे एक एक शब्दों को सोचने लगती है। रक्षित कुर्सी से खड़ा हो सीधा हवेली से बाहर की तरफ निकल जाता है। शिवन्या अपनी आंखों में नमी लिए कमरे की तरफ चली जाती है। ऋषि शांतनु की तरफ देखते हुए बोला, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, वो दीक्षित के रहने तक ऐसा ही करेगा। शांतनु तिरछी मुस्कान के साथ बोला, कोई भी आदमी अपने लव ट्रायंगल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उससे भी जरूरी, ये तो अभी की नहीं बहुत पहले की बात है। ऋषि घूर कर शांतनु की तरफ देखता है तो शांतनु वहां से चला जाता है। प्रियांश और चैतन्या भी उन दोनों के पीछे चले जाते हैं। सिटी हॉस्पिटल। दिशा विनीत से मिलने आई हुई थी। विनीत के हाथ में फ्रैक्चर आया हुआ था और उसके गले में थोड़ा सा क्रैक था। दिशा विनीत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, डोंट वरी ब्रो, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। विनीत दिशा की तरफ देखते हुए बोला, आई स्वेयर शांतनु सान्याल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे अपने किए की हर एक सजा को भुगतना होगा। दिशा विनीत की बात पर बोली, उसने क्या किया है? विनीत शांतनु की बात पर बोला, क्या किया है? तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए कि उसने क्या नहीं किया है। उसी ने जाल बनाया था, उसी ने रक्षित ब्रो को हम तक पहुंचाया था। दिशा तारा की फोटो विनीत को दिखाते हुए बोली, और ये है शांतनु सान्याल के दिल की रानी। विनीत दिशा के हाथ से फोन लेकर तारा की तस्वीर को देखते हुए बोला, ये तो सच में खूबसूरत है। दिशा अपना सिर हिलाकर बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम्हें अपना बदला उतारने का एक अच्छा रीजन भी मिल जाएगा। विनीत दिशा की बात पर बोला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कब निकल रहा हूं मैं हॉस्पिटल से? दिशा अपनी आंखें बंद कर विनीत के हाथ पैर पर हाथ फेरते हुए बोली, शाम तक आप निकल सकते हो। इतना कहकर दिशा विनीत की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर जो जख्म थे वो भर चुके थे। विनीत दिशा की तरफ देखते हुए बोला, और मुझे ये चिड़िया कहाँ पर मिलेगी?
दिशा विनीत के सवाल पर बोली, कॉलेज स्टूडेंट है। विनीत शैतानी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला देता है और दोनों बुरी तरीके से हंसने लगते हैं। शाम का वक्त, जयपुर एयरपोर्ट। राधिका, दीक्षित और प्रत्यक्ष की फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ करती है। वो अपना लगेज लेकर बाहर आते हैं। राधिका बाहर देखते हुए दीक्षित से बोली, तुमने कहा था कि हमें लेने के लिए आएंगे। तभी वहां पर एक आदमी आकर कहता है, आप लोग मुंबई से आए हैं, हमें रक्षित साहब ने भेजा है। राधिका उस आदमी की बात पर बोली, क्या वो राजा है? वो आदमी राधिका की तरफ देखते हुए बोला, वो किसी राजा से कम भी नहीं है, तो चलिए चलते हैं, पहुंचते तक रात हो जाएगी। वो लोग अपना सिर हिलाते हैं और उस आदमी के साथ गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। राधिका गाड़ी में बैठते हुए प्रत्यक्ष से बोली, क्या हम लोग उन लोगों के साथ रहेंगे? प्रत्यक्ष राधिका की बात पर अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं, हम लोग उनके फार्म हाउस में रहेंगे। दीक्षित प्रत्यक्ष की बात पर बोला, लेकिन ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना, हम उनके मेहमान हैं, उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि मेहमान को अपने साथ रखते हैं। प्रत्यक्ष दीक्षित की बात पर बोला, जरूरी काम मेरा है तो मुझे नहीं लगता कि वह हमारी खातिरदारी करेंगे, इसलिए जितना मिल रहा है उतना ही काफी है। राधिका मुंह बनाते हुए बोली, कितना अड़ियल और घमंडी आदमी है जिसे मेहमानों की कद्र भी नहीं है। प्रत्यक्ष राधिका के सिर पर हल्का सा मारकर बोला, इडियट, वो चाहे जैसा भी हो लेकिन बिजनेसमैन कमाल का है। मैं जब भी उससे मिलता हूं मुझे नए आइडियाज जाते हैं। राधिका अपने दिमाग को दौड़ाते हुए बोली, मुझे तो डाउट जाता है कि कहीं हमारी बैटरी को उस राक्षस नहीं तो किडनैप नहीं कर लिया। दीक्षित राधिका का साथ देते हुए प्रत्यक्ष से बोला, राधिका बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भी डाउट जाता है उस पागल पर, कहीं उसी ने तो बैटरी को किडनैप नहीं कर लिया ना। प्रत्यक्ष उन दोनों को बारी बारी करने के बाद बोला, तुम दोनों अपना दिमाग चलाना बंद करो और चुपचाप जहां चल रहे हैं वहां पर चलो। प्रत्यक्ष की डांट पर राधिका और दीक्षित मुंह बनाते हुए बाहर की तरफ देखने लगते हैं। हवेली, बीकानेर। शिवन्या कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था मेन हॉल में जाने का। आफ्टरऑल उससे रक्षित का शक्ल देखने का ही मन नहीं कर रहा था। शिवन्या बिस्तर से उतरकर बालकनी की तरफ चली जाती है तो उसकी नजर दूर से आती हुई एक कार पर जाती है जो कि फार्म हाउस मतलब बैकयार्ड के पीछे जा रहा था। शिवन्या उस कार को देखते ही पहचान जाती है कि उसमें प्रत्यक्ष, दीक्षित और राधिका है। शिवन्या जैसे ही उन्हें आवाज लगाने के लिए मुंह खोलती है कि उसके दिमाग में रक्षित की कई बातें आ जाती हैं कि वो लोग दीक्षित को गोली मार दें। ये ख्याल आते ही शिवन्या की जुबान से मानो एक अल्फाज भी बाहर नहीं आते। शाम का वक्त, हवेली, बीकानेर। शिवन्या बालकनी में अभी भी खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी कि पीछे से रक्षित आकर उसे शिवन्या को पकड़ते हुए कहता है, क्या देख रही हो सपोली? अचानक रक्षित के आ जाने से शिवन्या घबरा जाती है, जिसे देखकर रक्षित शिवन्या के बालों को स्नीफ करते हुए कहता है, तुम डर गई मुझसे या तुम्हारे भाई के प्रति प्यार मेरे डर से ज्यादा मजबूत हो गया? शिवन्या पलटकर रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं दीक्षित से नहीं मिलूंगी, मैं उससे बात भी नहीं करूंगी, उसे इग्नोर करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे भाई से मिलने दो। रक्षित शिवन्या के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, सपोली तुम उसे नहीं मिलोगी, इग्नोर करोगी, लेकिन उसका क्या? वो तुम्हें देखेगा, तुम्हें गले लगाने का मन करेगा उसका, तब मैं कैसे करूंगा? शिवन्या अपने मुंह में आया सलाइवा निगलते हुए बोली, मैं उसे पूरी तरीके से इग्नोर करूंगी, उसे खुद के करीब भी नहीं आने दूंगी, प्लीज मुझे मिलने दो। रक्षित अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम भी क्या याद रखोगे मैंने तुम पर क्या फेवर किया है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शिवन्या रक्षित की बात पर जल्दी से बोली, तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं, तुम्हारी सारी शर्तें मुझे मंजूर है। रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, थिंक सपली, अगर तुम्हें कोई बड़ा भुगतान करना पड़ गया तब तुम क्या करोगी? क्योंकि मैं अभी भी बहुत ज्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूं, क्योंकि तुमसे शादी करने की वजह से मैं किसी के करीब नहीं जा पा रहा। शिवन्या हैरानी से रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, तुमसे किसने कहा कि तुम किसी के करीब मत जाओ? तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन रक्षित अपनी आंखों में शैतानियत लाते हुए बोला, तुम्हारे भाई से मिलने की कीमत, आई वॉन्ट टू हनीमून विद यू, और तुम्हारी मर्जी से मनाना है। शिवन्या रक्षित की बात सुनकर अपनी आंखों में नमी लिए बोली, ऐसा मत करो रक्षित, प्लीज मुझे मिलने दो मेरे भाई से। रक्षित शिवन्या की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारी ये नीली आंखें बिल्कुल नहीं पसंद, और उससे भी जरूरी इसमें भरे पानी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए मेरे सामने ज्यादा अपना ये ढोंग करने की कोशिश मत करो। शिवन्या रक्षित को खुद से दूर करते हुए बोली, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो,
लेकिन पहले मुझे मेरे भैया से मिलना है। रक्षित मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम बताओ, तुम शिवन्या सिंघल बनकर मिलना चाहती हो या फिर शिवन्या रक्षित राजवंश बनकर मिलना चाहती हो? शिवन्या अपना सिर झुकाकर बोली, तुम जैसा कहो। रक्षित शिवन्या के हाथ को पकड़कर बोला, तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें तैयार कर देता हूँ। आखिर मेरे मुताबिक तुम्हें अब चलना है आगे। शिवन्या रक्षित से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? रक्षित शिवन्या के हाथ को मजबूती से पकड़कर बोला, तुम्हें तैयार करना है? क्या तुम्हें साड़ी पहननी आती है? शिवन्या अपने चश्मे को एडजस्ट करते हुए बोली, मैं अपने तरीके से तैयार हो जाऊंगी। रक्षित शिवन्या को खींचते हुए क्लोजेट की तरफ ले जाता है। रक्षित क्लोजेट के अंदर आ उसे मिरर के सामने खड़ा कर देता है और कबर्ड से एक क्रीम कलर की ट्रांसपेरेंट साड़ी का सेट निकाल शिवन्या को देते हुए कहता है, पेटीकोट और ब्लाउज पहन कर आओ, फास्ट नाउ। शिवन्या रक्षित की बात पर ब्लाउज और पेटीकोट लेकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद शिवन्या कपड़े बदलकर कमरे में वापस आती है। रक्षित शिवन्या की तरफ देखती है तो उसकी नज़र शिवन्या पर ठहर जाती है। शिवन्या काफी अजीब महसूस करने लगती है। रक्षित साड़ी को पकड़कर शिवन्या की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, कुछ भी कहो सपोपी, तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है, जो कि इस पेटीकोट और ब्लाउज में और ज्यादा उभरकर नजर आ रहा है। शिवन्या रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? रक्षित हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, मैंने जैसा सोचा था वही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस में इतना जीरो कर दूंगा कि जब कोई तुम्हारी तारीफ भी करेगा तो तुम्हें सिर्फ यही लगेगा कि वो तुम्हें बेइज्जत करना चाहता है। शिवन्या अपनी आंखों में एक गुस्से का सैलाब लिए रक्षित को घूर कर देखती है तो रक्षित शिवन्या के पेटीकोट में साड़ी का एक सिरा दागने के बाद उसके कमर को छूते हुए शिवन्या के गोल घूमने लगता है। शिवन्या रक्षित के अचानक किस तरीके से छूने पर चिहुक उठती है और ठीक से खड़ी हो जाती है। रक्षित शिवन्या के साड़ी की प्लेट बनाते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है और पेटीकोट में प्लेट्स को दागने के बाद शिवन्या के कमर पर किस करता है और उसके नवल को भी हल्का सा बाइट करता है। शिवन्या अपनी आंखें बंद कर लेती और उसके मुंह से अचानक ही एक सिसकी निकल जाती है। रक्षित शिवन्या के कमर पर किस करते हुए उसके नब्ल पर अपने जीभ को राउंड घुमाने लगता है। शिवन्या रक्षित के सिर को दूर करते हुए बोली, ये सब क्या कर रहे हो तुम? रक्षित शिवन्या के हाथ को पकड़कर खड़ा हो जाता है और शिवन्या के कॉलर बोन पर किस करने के बाद जोर से बाइट करता है तो शिवन्या की हल्की चीख निकल जाती है। रक्षित शिवन्या के गले को देखता है जिसमें हल्के दांतों के निशान थे। रक्षित के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है और वो शिवन्या को पूरी साड़ी पहनाने के बाद उसे ड्रेसिंग के पास बैठा देता है। रक्षित शिवन्या की आंखों से चश्मा निकालकर उसे लेंस पहना देता है तो शिवन्या हैरानी से रक्षित की तरफ देखने लगती है। रक्षित शिवन्या का मेकअप करते हुए बोला, स्टॉप लुकिंग एट मी दैट वे सप्ली कॉज। औरतों के साथ बहुत रहा हूं मैं, उनकी हर एक खुशी और पसंद को जानना मेरे लिए चुटकियों का काम है। शिवन्या हैरानी से रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम इतने परफेक्ट हो तो तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती थी ना, तो तुमने मुझ जैसी डम और बदसूरत अगली लड़की से शादी क्यों की? रक्षित शिवन्या की बात पर हल्का हंसकर बोला, हाँ हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी बदसूरत लड़की को कोई और देखे, या फिर ये कह सकते हैं कि रक्षित राजवंश की बीवी को कोई और देखे और तुम बदसूरत नहीं हो। शिवन्या की आंखों में नमी आ जाती है जिस पर रक्षित सर्द आवाज में कहता है, तुम्हारी आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं बहना चाहिए, वरना तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। शिवन्या चमकते हुए अपने आंसुओं को कंट्रोल कर लेती है। रक्षित शिवन्या के गालों पर ब्लश लगाने के बाद उसके होठों पर लिपस्टिक लगाने लगता है, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाता है। शिवन्या कंफ्यूजन भरी नजरों से रक्षित की तरफ देखने लगती है तो रक्षित शिवन्या के चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर किस करने लगता है। शिवन्या की आंखें बड़ी हो जाती है। शिवन्या रक्षित को बोलने की कोशिश करती है तो उसके मुंह से उम के अलावा और कोई दूसरा शब्द निकल ही नहीं रहा था। करीब आधे घंटे के पैशनेट किस के बाद रक्षित शिवन्या के होठों को छोड़ देता है। शिवन्या के होंठ बिल्कुल चेरी की तरह लाल हो गए थे। रक्षित शिवन्या के निचले होंठ को हल्का सा रब करते हुए बोला, सपोली, अगर मैं नेचुरल तरीके से तुम्हारे होठों पर लाली ला सकता हूं तो फिर ये लिपस्टिक लगाने का क्या फायदा? शिवन्या गहरी सांसें लेते हुए रक्षित को मारकर बोली, तुम सच में पागल हो, तुम पागल खाने में जाकर भर्ती क्यों नहीं हो जाते? रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अगर मैं पागल खाने में जाकर भर्ती हो गया तो तुम अपने आशिक दीक्षित के साथ रासलीला मनाओगी। शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, अपनी जुबान और सोच को लगाम दो। रक्षित शिवन्या को घूरते हुए बोला,
और अगर मैंने अपने जुबान और सोच दोनों को लगाम नहीं दिया तो तुम क्या कर लोगी मेरा? शिवन्या खड़ी होते हुए बोली, मैं वहां से चली जाऊंगी जहां पर तुम रहोगे। रक्षित शिवन्या को बैठाते हुए बोला, डियर सपोली, अभी तुम्हारा ज्वेलरी कलेक्शन बाकी है। शिवन्या हैरानी भरी नजरों से रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है। रक्षित शिवन्या के गले को सहलाते हुए बोला, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे साले साहब के सामने मेरी बेइज्जती हो जाए। शिवन्या रक्षित की बात पर कुछ भी नहीं कहती। रक्षित शिवन्या को पूरी तरीके से तैयार कर देता है और शिवन्या के होठों पर किस करने के बाद कमरे से बाहर आ जाता है। शिवन्या अपने होठों को साफ करते हुए कहती है, क्या ये आदमी पागल हो गया है? हे भगवान, मुझे बचा लेना प्लीज। इतना सोचते हुए शिवन्या कमरे से बाहर आती है और सीढ़ियों से होते हुए सीधा मेन हॉल में आ जाती है। मेन हॉल में चैतन्य, प्रियांश, ऋषि, शांतनु और विनय के साथ रक्षित बैठा हुआ था। जब उन पांचों की नजर शिवन्या पर जाती है तो उनकी नजर भी शिवन्या पर ठहर जाती है। रक्षित मेन हॉल में आराम से बैठा पानी के जार को उठाते हुए बोला, अपनी नजर को और सोच को काबू में रखो, क्योंकि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी सपोली को किसी और की नजरों में। ऋषि रक्षित की बात पर होश में आता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन तुमने शिवन्या को इतना तैयार होने के लिए क्यों कहा है? और उससे भी जरूरी तुमने कहा था कि वो कमरे से बाहर नहीं आएगी तो फिर? रक्षित ऋषि की बात को बीच में काटकर बोला, उसका कमरे से बाहर आना और ना आना मेरे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा दिमाग ने कहा कि मैं उसे कमरे से बाहर आने दूं, तो मैं उसे बाहर लेकर आ गया। शांतनु रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, पार्टनर, क्या तुम अपनी बीवी को उसके भाई फ्रेंड से मिलवाना चाहते हो? रक्षित अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, भाई और फ्रेंड से बस मिलाना चाहता हूं, फ्रेंड से नहीं मिलाना चाहता। शांतनु शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, सो डियर सपोली, कैसे खुद को बचाओगी अपने दोस्त दीक्षित की नजरों से? शिवन्या शांतनु की बात पर बोली, मैंने तुम्हारे पार्टनर की सारी शर्त मानी है तो मेरी भी कुछ शर्तें होनी चाहिए। रक्षित अपनी गर्दन घुमाकर शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन डियर सपोली, हमारे बीच ऐसा कोई भी डिलीट नहीं हुआ था। शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, पहले नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अब तो हो सकता है ना? तो मेरी शर्त यह है कि मैंने तुम्हारी बात मानी है, इसके नाते मुझे अपने दोस्तों और भाई के साथ कुछ वक्त फ्रीडम के साथ रहना है। रक्षित अपनी आंखें छोटी कर शिवन्या को घूरते हुए बोला, क्या बात है? बकरी को बोलने की क्या आजादी दी? वो तो सीधा चिल्लाने पर आतुर हो चुकी है। शिवन्या रक्षित की बात पर अपने हाथ को अपने कमर पर बांधते हुए बोली, अब मैंने तुम्हारी बात मानी है तो। रक्षित उस जार को उठाकर उसने का सारा पानी शिवन्या के मुंह पर उड़ेल देता है। शिवन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है और वहां पर बैठे सभी लोग तो फिर से खड़े हो जाते हैं। रक्षित जार कॉफी टेबल पर रखते हुए बोला, सपना टूट गया, होश में आ जाओ सपोली। शिवन्या अपनी आंखें खोलकर रक्षित की तरफ देखती है जो कि उसे ही घूर रहा था। रक्षित अपने कदम शिवन्या की तरफ बढ़ाकर उसे देखते हुए बोला, बहुत जबान चल रही थी ना तुम्हारी, देखो सिर्फ कुछ पानी के छींटों ने उन्हें बंद कर दिया। शिवन्या गुस्से भरी नजर से रक्षित को घूरते हुए बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? हमेशा मुझे इस तरीके से बेइज्जत क्यों करते रहते हो? मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। रक्षित शिवन्या के जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोला, डील हमेशा मैं करता हूँ, टर्म एंड कंडीशन मेरे पसंद के होते हैं, मैं किसी के टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं करता, इसलिए मेरे सामने कभी भी ऑप्शन रखने की गलती मत करना। ऋषि रक्षित को शिवन्या से दूर करते हुए बोला, ये सब क्या कर रहे हो रक्षित? रक्षित ऋषि को खुद से दूर करके गुस्से से बोला, तुम इस बार मामले में बिल्कुल मत पड़ो, मैंने इस लड़की को मौका दिया उसके फ्रेंड्स और उसके भाई से मिलने का, लेकिन इसने क्या कहा, मेरे सामने टर्म एंड कंडीशन रख रही है। शिवन्या रक्षित को गुस्से में देखते हुए बोली, तुम्हारे शर्त इतनी घटिया थे कि पूछो मत, फिर भी मैंने उसे मानी, लेकिन फिर भी तुम्हें दिक्कत जा रही है। रक्षित शिवन्या की बात पर ऋषि की तरफ देखते हुए बोला, तुम बताओ, क्या तुम्हारे और संजना की शादी के बाद तुम संजना के करीब नहीं आए थे? क्या तुम दोनों ने हनीमून नहीं मनाया था? रक्षित के ऐसे सवाल करने पर ऋषि कुछ नहीं कहता और चैतन्य रक्षित की तरफ देखते हुए कहता है, ये सारी पर्सनल चीजें हैं यार। शांतनु चैतन्य की तरफ देखते हुए बोला, क्या सच में ये सारी चीजें पर्सनल है? लेकिन मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि तुम खुद हर लड़की के बारे में लाइव टेलीकास्ट यहां पर आकर बताते हो। चैतन्य शांतनु की बात पर नाराजगी से बोला, क्योंकि वो सिर्फ वन नाइट स्टैंड होता है,
शांतनु और शिवन्या रक्षित की वाइफ है, ना कि वन नाइट स्टैंड में गिने जाने वाली लड़की। प्रियांश चैतन्य का साथ देते हुए बोला, ब्रो बिल्कुल सही कह रहा है, हमें इस तरीके से किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। शिवन्या रोते हुए कमरे की तरफ चली जाती है। अब उसे रक्षित से नफरत हो रही थी। पहले जो कुछ था सिर्फ नाराजगी और थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े थे, लेकिन इस बार रक्षित ने हद पार कर दी थी। ऋषि रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, क्या हो गया? अगर शिवन्या अपने दोस्तों के साथ रहना चाहती है, दीक्षित उसका दोस्त है, तू भी तो हर लड़की के साथ जाकर बिस्तर गर्म करता है ना, तो तू शिवन्या से ये एक्सेप्ट क्यों करता है कि वो किसी लड़के को अपनी दोस्त भी ना बनाए? जब खुद का कैरेक्टर जीरो हो तो दूसरों के कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाया करते। रक्षित, क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं था? रक्षित ऋषि को घूरते हुए बोला, ये मेरी और मेरे बीवी के बीच की बात है। ऋषि भी रक्षित को घूरते हुए बोला, और जब तुमने शिवन्या और अपने बीच के पर्सनल मोमेंट को हम लोगों के साथ शेयर किया और उसके साथ तुम्हें इतनी बदतमीजी की, क्या तब ये तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के पर्सनल मैटर नहीं थे? रक्षित ऋषि के आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं जो करता हूँ सोच समझकर करता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी बीवी कभी भी उन लोगों से मिले। उन लोगों के लिए मेरी बीवी मर चुकी है, और वही बेहतर है। अगर तुम्हें दिक्कत हो तो 3 महीने बाद मैं उसे पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी विधवा बना सकता हूँ। ऋषि रक्षित के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।